आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग लेसन 1 का चैप्टर लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग पढ़ा जाएगा। और गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है। तो गॉसियन पृष्ठ होता क्या है, तो पहले तो हम लोग ये समझ लें। तो गॉसियन पृष्ठ का मतलब है कि पहली विशेषता तो यह है गॉसियन पृष्ठ की कि यह एक, लिख लो पहले उसका समझाते हैं, यह एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। ये तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि जो गॉसियन पृष्ठ होता है ये एक बंद पृष्ठ होता है, ये खुला पृष्ठ नहीं होता है। दूसरी इसकी विशेषता है, और देखिए इसमें पहली विशेषता बंद पृष्ठ होता है। बंद पृष्ठ का मतलब ये नहीं है कि गोलीय होना चाहिए। बंद पृष्ठ का मतलब चारों तरह से बंद हो, वो चाहे वो क्यूबॉइड के फॉर्म में हो, चाहे वो गोला में बंद हो, चाहे वो सिलेंडर के फॉर्म बंद हो। मतलब उसका जो गॉसियन पृष्ठ का जो आकार है वो गोली भी हो सकता है और सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, यानी बेलनाकार, और घनाकार भी हो सकता है। तो जैसा भी हो, लेकिन वो चारों तरफ से बंद होना चाहिए। ऐसे पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। दूसरी विशेषता होनी चाहिए कि ये जो पृष्ठ है, यह पृष्ठ आवेश या को बिंदु आवेश ले रहे हैं तो आवेश हो गया, या फिर आवेश वितरण, जो हम लोग पढ़ चुके हैं तीन प्रकार का, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो उनमें से कोई भी वितरण हो सकता है। तो यह पृष्ठ आवेश या आवेश वितरण के चारों ओर एक जैसा मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए। ये इसकी दूसरी विशेषता है कि अगर कोई भी हम गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं तो वो आवेश के चारों ओर एक जैसा दिखना चाहिए। मान लो जैसे कोई आवेश, बिंदु आवेश की बात करें, बिंदु आवेश अगर कहीं पर है तो इसके चारों ओर एक ऐसा पृष्ठ खींचे कि जो इसके चारों तरफ एक जैसा दिखना चाहिए। तो ऐसे पृष्ठ को भी हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। यानी ये सारी विशेषताएं गॉसियन पृष्ठ में होनी चाहिए। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो E का जो मान है, E का मतलब समझ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E एक समान होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का मान समान होना चाहिए, समान या बराबर होना चाहिए। यानी ये ना हो कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर देखें कहीं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा है, कहीं कम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब जगह वैद्युत क्षेत्र तीव्रता समान होनी चाहिए। ऐसे पृष्ठ की कल्पना की जाती है। और चौथा पॉइंट है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E व A वेक्टर, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कोण के बीच बना कोण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E व A वेक्टर के बीच बना कोण समान होना चाहिए। समान होना चाहिए। ये इसकी विशेषता है कि जो E और A वेक्टर के बीच जो कोण हम लोग बनाते हैं वो हमेशा बराबर आना चाहिए। ये ना हो कि कहीं पर 30 अंश का बन जाए, कहीं 10 अंश का बन जाए, कहीं 50 अंश का बन जाए, कहीं 0 अंश का बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जितना भी कोण बन रहा है वो चाहे 30 अंश का बने, सब जगह 30 का हो, जहां पर 50 का बने सब 50 का हो, तो ऐसा होना चाहिए। तभी हम गॉस की प्रमेय का यूज करके हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि ये कोण का अभी हम लोग हमारे जो बोर्ड सिलेबस में के अंतर्गत केवल 2 तरीके के कोण आएंगे सामने, या तो 0 अंश होगा और या तो फिर 90 अंश होगा। इसके अलावा अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसको नोट कर लें। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं कि इसकी सहायता से हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो हेडिंग लगाइए हेडिंग लगाते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है हमारा, हेडिंग लगाइए, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो अगर हम इसका मतलब यहां पर यह है कि जो हमको क्या ज्ञात करना है कि एक अनंत लंबाई का तार है। जैसे अगर हम ये बात करें, ये कोई तार है, अनंत लंबाई का है और इसको धनावेशित किया गया, ये मान लेते हैं। कितना आवेश दिया गया तार को ये नहीं मालूम है हमको क्या मालूम है कि इसके एकांक लंबाई पर आवेश कितना है। इसको हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, वो हमने मान रखा है लैम्डा। तो बहुत लंबा तार है ये। उस तार के समीप कोई बिंदु P है, जैसे मान लेते हैं ये कोई बिंदु P हो गया यहां। इस बिंदु की जो दूरी है तार से वो है R, ये दूरी है R, ठीक। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इसका हम एक व्यंजक प्राप्त करेंगे और मदद लेंगे हम गॉस थ्योरम की। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु से गुजरने वाला एक ऐसा हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो तार के दोनों ओर एक जैसा दिखे। यानी कह सकते हैं कि जैसे अगर हम इस तरीके से खींचना चाहें पृष्ठ, तो हम खींचेंगे कैसा, बेलनाकार। यानी इसके तार के दोनों ओर जितनी दूरी इधर अगर हम R ले रहे हैं तो इधर भी R होनी चाहिए। ऐसा एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं।
जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं L है, यानी L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये अगर दूरी r है तो ये दूरी भी r होगी, यानी कि ये कहा जाए कि तार जो है उसके बेलन के अक्ष पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P के चारों ओर हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे। यानी उसका पूरा क्षेत्रफल कितना है अभी हमको नहीं पता है, लेकिन हम उसके छोटे से भाग का क्षेत्रफल हम मान लेंगे कि dA है। तो इस बिंदु पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, बिल्कुल बाहर की तरफ। पृष्ठ पर गोल पृष्ठ है, अभिलंब खींचेंगे तो बिल्कुल बाहर जाएगा ऐसे। तो इसके ये जो पृष्ठ है इसको हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं। इसमें जो बेलन में दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, हम लोग पढ़ा है। तो एक वक्र पृष्ठ होता है और दो ऊपर नीचे समतल पृष्ठ होते हैं। तो समतल पृष्ठों पर एक छोटा क्षेत्रफल मानेंगे और वक्र पृष्ठ पर भी मानेंगे। तो वक्र पृष्ठ पर अगर हम ले रहे हैं छोटा क्षेत्रफल dA, तो इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई इसी दिशा में होगी। यहाँ पर प्लस चार्ज रखा जाएगा तो किस तरफ बल लगेगा, बाहर की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में हो गई, यानी इस पॉइंट पर E और dA के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश। और अगर हम समतल पृष्ठ की बात करें, यहां पर हम छोटा क्षेत्रफल ले लिया तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो इस तरफ होगी और जो अभिलंब खींचेंगे वो इस तरफ होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। हमेशा जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो उस पृष्ठ के लंबवत खींचा जाता है। तो लंबवत अगर पृष्ठ की बात, जैसे ये पृष्ठ हमारा समतल पृष्ठ होगा तो इसका हम जब क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे तो ये कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ, और इधर जब खींचेंगे तो इस तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर तरफ होगा और यहाँ पर खींचेंगे इस पृष्ठ पर तो किधर तरफ होगा, नीचे की तरफ। और जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो तो सामने होगी इसके। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है उस पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो पहले हम सूक्ष्म पृष्ठ के कारण निकालेंगे और उसका फिर कर देंगे समाकलन। तो क्या लिखा जाएगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स लिख रहे हैं, चलिए फाई लगा दिया। अगर हम मान ले तो पहले वक्र पृष्ठ पर देखते हैं। तो वक्र पृष्ठ, चलो इसको लगा देते हैं। अभी पहले देखो सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ये हमको पता है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें ये बताया गया है कि वैद्युत फ्लक्स का मान जो निकालते हैं वो E डॉट dA वेक्टर से निकाला जाता है। तो इस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान है वो E डॉट dA हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ से अगर निकालेंगे तो समाकलन करना पड़ेगा। और पृष्ठ हमारा कैसा है, ये वक्र पृष्ठ। यहां लिख दीजिए ताकि हमको पता रहे किस पृष्ठ की बात हो रही है, वक्र पृष्ठ। और ये तो हो गया वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, प्लस क्योंकि इसमें दो समतल पृष्ठ भी हैं तो एक पृष्ठ का निकाल रहे हैं उसका 2 गुना कर देंगे हम लोग। तो यहां पर किसके कारण निकाल रहे हैं, समतल पृष्ठ के कारण। फार्मूला हमारा वही रहेगा वैद्युत फ्लक्स निकालने का। ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये सूत्र लिखा गया है। अब देखिए वक्र पृष्ठ की जब बात करेंगे तो E और dA के बीच का कोण कितना है, 0 अंश। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करिए। फाई बराबर हो जाएगा समाकलन वक्र पृष्ठ E
डी ए कॉस, ये बात क्लियर हो गई। जीरो क्यों लिया गया? क्योंकि देखिए वक्र पृष्ठ हमारा ये है और वक्र पृष्ठ में ई और डी ए के बीच का कोण 0 से दोनों एक ही दिशा में है। प्लस 2 दोगुना यहां पर क्यों किया गया है? इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा और इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो क्योंकि दो समतल पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ का निकाल करके उसका दोगुना कर दिया गया है। क्लियर हो गया। और यहां पर देखिए कोण कितना बन रहा है, ई और डी के बीच का कोण 90 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90। अब cos 0 का मान तो 1 होता है और ये cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इसको आगे करते हैं, इसको पहले नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो इसके आगे जरा देखिए, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा समाकलन वक्र पृष्ठ, यानी पृष्ठ समाकलन का साइन बना हुआ है ये, और ये तो हमारा समतल पृष्ठ का है। तो यहां वक्र पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, cos 0 1 हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास ई डी ए, और ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, cos 90 का मान 0 हो गया। तो अब जरा ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लेते हैं। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई, बाहर कर लिया, और वक्र पृष्ठ डी ए। अब देखिए यहां पर ये हमने एक छोटा क्षेत्रफल लिया है और उसी का किया जा रहा है समाकलन। तो समाकलन मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इसका मतलब छोटे छोटे क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो कुल वक्र पृष्ठ इसका निकल आएगा कितना होगा। तो कुल वक्र पृष्ठ ये पता है कितना होता है, πr²। गलत, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πrl ये होता है वक्र पृष्ठ का फार्मूला। अगर समतल पृष्ठ की बात करेंगे जो ऊपर नीचे लगे हैं, ये πr² होते हैं। तो यहां पर वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू 2πrl। त्रिज्या है उसकी r और l है उसकी लंबाई। तो ये हम डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां लिख सकते हैं चूंकि, इसको बंद प्रश्न न करें, चूंकि डी ए और वक्र पृष्ठ बराबर 2πrl, ये फार्मूला होता है। इसको इक्वेशन में डाल दिया। तो ये तो था हमारा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमने निकाल लिया कि वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा उस गॉसियन पृष्ठ से। अब हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय से। तो लिखेंगे इसमें गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ या इसको हम बंद पृष्ठ भी कहते हैं। गॉस की प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत
फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? देखिए गॉस प्रमेय ये हम लोग जानते हैं, गॉस प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε गुना होता है। तो देखिए यहां पर इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश घिरा हुआ है? तार तो हमारा बहुत लंबा है, उधर भी है नीचे भी है, अनंत लंबाई का तार लिया है हमने, लेकिन इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर केवल इतनी लंबाई का जो तार है उसमें जो आवेश होगा वही घिरा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे इस तार में कितना आवेश है? तो यह मान चुके हैं पहले कि इस तार का जो रेखीय पृष्ठ घनत्व है वो लैम्डा है। लैम्डा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि एकांक लंबाई पर आवेश है लैम्डा, तो एल लंबाई पर कितना हो जाएगा? एल लैम्डा। तो एल लैम्डा आवेश गिरा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम? फाई ई बराबर गॉसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश क्यू, मान लेते हैं क्यू है, घिरा हुआ है, अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस की प्रमेय कहती है। अब इसमें देखो फाई ई का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान कितना होगा, क्योंकि क्यू बराबर हम जानते हैं कि ये होता है लैम्डा एल। एक लंबाई पर आवेश होगा हमारा लैम्डा, एल लंबाई पर कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। तो इतना आवेश गिरा होगा यहां से यहां तक, तो लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय की सहायता से हमने निकाल लिया वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। अब हम इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब नीचे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से लिखा जाएगा। तो जरा देखो यहां पर आ जाते हैं, फिर 2 से E 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं, या E इक्वल टू लिखा जा सकता है। देखिए एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर, ये तो बचेगा। तो ये जो फार्मूला है इसको थोड़ा सा हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 का ऊपर से गुणा कर लो, तो ये नीचे हो जाएगा, गुणा करने से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपान आर, ये चीज आ गई। ठीक है, तो अगर ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का भाव निकल आया हमारा। अब देखिए सूत्र से पता चल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है किसी तार के समीप वो R पर डिपेंड करती है, यानी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तीव्रता का मान घटेगा। तो उसको ग्राफ में अगर हम लोग दिखा सकते हैं, इसको तो ग्राफ हम यहां बना देते हैं। ग्राफ हम लोग अगर प्लॉट करना चाहें तो इस तरफ अगर हम ये दूरी रखें एक्स अक्ष में और इस तरफ रखते हैं तीव्रता E, तो क्या होगा? जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान घटता है, यानी इस प्रकार की आकृति दिखेगी ग्राफ में हमको। यानी यहां पर कह सकते हैं कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R, तो इसको नोट कर लें। और इसके बाद हम लोग दूसरा इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। दूसरा अनुप्रयोग है हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर या प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कितना होगा। तो इसका भी हम फार्मूला ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और यूज करेंगे गॉस की प्रमेय। तो इसका मतलब देखिए यहां पर क्या है, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि एक प्लेट है
इस प्रकार से रखी गई है प्लेट को हम बनाते हैं। थोड़ा सा दूर बनाओ। ये एक प्लेट है हमारी जो अनंत विस्तार की है। इतनी बड़ी नहीं दिख रही चित्र में, बहुत बड़ी है, इसकी लंबाई चौड़ाई अनंत है। तो इसको कैसे धनावेशित ये किया गया है, यानी धनावेशित प्लेट है, ये आपको मान करके चलना है। ऋणावेशित भी हो सकती है, तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं धनावेश मान करके, आप ऋणावेश मान करके भी कर सकते हैं। एक समान आवेशित प्लेट है, यानी जो आवेश का जो वितरण है वो सब जगह एक जैसा है। और कितना आवेश है इस प्लेट पर, चूंकि अनंत विस्तार की है तो ये नहीं मालूम है हमको क्या मालूम है, इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये पता है, कितना है, सिग्मा, ये लिखा गया है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पता है, और अगर हम कहें कि ए क्षेत्रफल पर कितना होगा तो ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सिग्मा ए। तो किसी पर्टिकुलर एरिया पर अगर आवेश निकालना है तो हम लोग उस एरिया में सिग्मा का मल्टीप्लाई करके उस क्षेत्र का आवेश निकाल सकते हैं कितना हो। तो ए की प्लेट मान ली हमने, इससे आर दूरी पर, यानी ये कोई दूरी हम मान लेते हैं, इससे प्लेट से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे कि एक तो बिंदु P हमने यहां लिया है और एक उसी के सममित, यानी उसी सममित का मतलब क्या है कि जितनी दूरी पर ये बिंदु P लिया गया, प्लेट की दूसरी तरफ, प्लेट आपको ऐसे खड़ा हुआ मानो यहां पर ऐसे, तो अगर r दूरी पर ये बिंदु P लिया गया तो इसके पीछे भी r दूरी पर एक बिंदु P डैश ले लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं इसी के जस्ट पीछे एक बिंदु P है, P डैश है, बिल्कुल जस्ट जितनी दूरी पर, जैसे अगर हम ये दूरी अगर नापे यहां से यहां तक की, तो ये r है, तो इसके पीछे भी ये r है। तो हम एक ऐसा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम खींचने जा रहे हैं जो इसके जो बेलनाकार पृष्ठ अगर खींचेंगे हम तो उसमें दो समतल पृष्ठ भी होंगे। तो समतल पृष्ठ ऐसे हों कि वो इस प्लेट के समांतर भी हों और इस P और P डैश से होकर गुजरते भी हों, यानी बिल्कुल एकदम समांतर। ऐसे अगर हम मान लेते हैं ऐसे आर पार कोई पृष्ठ हो गया ये, तो ये बिल्कुल ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल ये और ये दोनों कैसे होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। ऐसा हमको गॉसियन पृष्ठ खींचना है। तो जरा खींचिए, तो हम इसको खींच सकते हैं इस प्रकार से। और ये जो बिंदु P है वो कहां होना चाहिए, उसके समतल पृष्ठ पर। और इसी प्रकार से इसके पीछे वाला हिस्सा हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहां, और इसके पीछे यहां। ये बात क्लियर हो गई कि जो बिंदु P और P डैश लिए गए हैं वो कहां लिए गए हैं, इस प्लेट के दोनों तरफ। और दूरी अगर हम लिखना चाहें, देखिए यहां से यहां तक की दूरी हम कितना लिख दें, r। तो यहीं से इसकी भी दूरी कितनी है, r है, बिंदु P डैश की। ये दोनों बराबर दूरी पर हैं। और ये जो समतल पृष्ठ है वो प्लेट को कितना एरिया घेरे हुए है, a। यानी समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो इधर भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो सब जगह a है। पूरे बेलनाकार पृष्ठ का जो समतल वाला हिस्सा है। तो ये तो हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, और गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान भी निकालना है। तो इसमें भी दो तरीके के पृष्ठ हो गए, वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ। तो पहले हम जरा समतल पृष्ठ पर एक छोटा क्षेत्रफल मान लेते हैं और उस पर एक क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे। तो क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो प्लेट ऐसे खड़ी हुई मानी हमने, किस तरफ होगी, बाहर की तरफ।
तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी हमारी बाहर की तरफ हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से यहां पर भी हम लोग ले सकते हैं समतल पृष्ठ, इस तरफ ए डीए वेक्टर छोटा क्षेत्रफल माना हमने, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी डायरेक्शन में होगी, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जो इधर देखेंगे तो इस तरफ ई का मान होगा और उसकी डायरेक्शन भी डीए की डायरेक्शन में। और जो वक्रपृष्ठ बचते हैं, तो वक्रपृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल अगर मान लें हम, तो इस पर जो अभिलंब खींचेंगे तो वो तो ऊपर तरफ जाएगा डीए, और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो उसी डायरेक्शन में होगी जहां पर समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से ये तो गॉसियन पृष्ठ के बारे में हो गया। उसके बाद आप जरा निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो पहले छोटे छोटे के कारण निकालेंगे और सबका फिर समाकलन कर दिया जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, फाई ई इज इक्वल टू, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसमें भी दो तरीके के पृष्ठ हैं, समतल पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो पहले वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं हम लोग। वक्र पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब इसमें हम लोग क्या करें, समतल पृष्ठ को देखें। समतल पृष्ठ में ई और डी के बीच का कोण कितना है, 90। तो ई डी ए cos 90 हो जाएगा यहाँ। और देखिए एक चीज और है, इसमें चूंकि एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इतना हो गया, इतना ही दूसरे पर से गुजरने वाला होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठ के लिए, वक्र पृष्ठ, और ये हो जाएगा ई डी ए cos वक्र पृष्ठ के लिए 90 प्लस 2 समतल पृष्ठ ई डी ए cos 0। यहां पर भी 0, यहां पर भी 0 है, ई और डी के बीच का कोण। तो इसको नोट कर लें। उसके बाद इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो फाई का मान कितना हो जाएगा, देखिए cos 90 का मान 0 हो गया, ये तो 0 प्लस 2, और यहां पर हो जाएगा समाकलन समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ ई डी ए, या इसको लिख सकते हैं 2E डी ए समतल पृष्ठ के लिए। अब देखिए यहां पर समतल पृष्ठ, यहां पर क्या होगा, समतल पृष्ठ, यहां पर ये समतल पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ का एरिया कितना माना हमने, a। तो अगर आप उसको सबको जोड़ देंगे छोटे छोटे पार्टों को समतल पृष्ठ पर, तो उसके टोटल एरिया a के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर 2EA, क्योंकि DA जो होगा वो समतल पृष्ठ के लिए ये हमने a के बराबर मान रखा है, इसलिए हम यहाँ पर a लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर डालेंगे 1। उसके बाद अब ये तो हो गया परिभाषा से, ये हमने क्या निकाला है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से
इस गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम का। तो गॉस की प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, यानी बंद पृष्ठ यानी गॉसियन पृष्ठ, बंद पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, यानी इसको क्यों मान लेते हैं कि बंद पृष्ठ के अंदर कितना है, जितना इस यहां पर जो आवेश होगा प्लेट पर वही घिरा होगा, तो वो आवेश क्यों मान लिया हमने अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस की प्रमेय कहती है। तो अब देखिए आवेश कितना घिरा होगा, एरिया हमने ए माना है और इसका जो रेखीय पृष्ठ घनत्व है सिग्मा है। तो जब एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है तो एक क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो हम लिख सकते हैं यहां पर ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू का जो मान होगा वो ए सिग्मा के बराबर होगा। इसको डाल लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों इक्वल कर देंगे। 2EA इज इक्वल टू ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ए से ए कैंसिल, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मान निकल करके आ जाता है कि अनंत विस्तार की अगर आवेशित प्लेट है तो उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस सूत्र से पता चल रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लेट के समीप वो आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए फार्मूला में कहीं आर नहीं आया, यानी प्लेट से कितनी दूरी पर बिंदु पी ले रहे हैं इसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो प्लेट से दूरी पर निर्भर नहीं करती है, यानी प्लेट के समीप जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। तो इसको नोट कर लें। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताएंगे, इसको नोट कर लें पहले। देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें कौन सी है कि जैसे अगर अभी हमने निकाला जो कि किसी प्लेट के समीप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर हम ये बात करते हैं कि अगर दो प्लेटें रखी हों, जैसे अगर हम एग्जांपल तो अब लेते हैं, जैसे मान लो एक प्लेट हमारे पास हो गई जो कैसी है, धन आवेशित हम मान लेते हैं, और दूसरी प्लेट है वो भी तो किसी आवेश की हो सकती है। तो हम ये मान चल रहे हैं कि ये प्लेट कैसी है, ऋण आवेशित है। दोनों प्लेटों पर जो कह सकते हैं रेखीय क्षेत्रीय आवेश घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व वो कैसा है, सिग्मा है। यानी दोनों पर जो आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है वो इक्वल है, बस अब चार्ज अलग अलग है, एक में प्लस का चार्ज है दूसरे पर माइनस का चार्ज है। और ये दोनों प्लेटें कैसी बड़ी प्लेटें हैं, ये भी मान लीजिए कि अनंत विस्तार की है। तो निकालना है हमको इसके अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बिंदु P मान लेते हैं, और बाहर कितनी होगी इधर P डैश पर।
ऐसा कर ले P1 P2 और इधर भी अगर निकालना चाहें तो P3। तीनों पॉइंटों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हमको दो प्लेटों के बीच निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का कॉन्सेप्ट समझना है। वो दोनों प्लेटें धनावेशित भी हो सकती हैं, दोनों ऋणावेशित भी हो सकती हैं, या एक धनावेशित एक ऋणावेशित हो सकती है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो चाहे जिस प्रकार की आप प्लेटें रखी हो, आप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सब जगह ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे अगर इस प्लेट का नाम अगर हम दे देते हैं A, इस प्लेट का नाम दे देते हैं B, ये देना। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बिंदु P पर। तो बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी? बिंदु P पर जो तीव्रता का मान होगा वो तो निकाल सकते हैं हम लोग, ये तो मेन इसका फार्मूला है। इस बिंदु P पर इस A प्लेट के कारण कितनी होगी, यानी बिंदु P1 पर प्लेट A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी? EA बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पता है हमको, फार्मूला होता है किसी प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान दूरी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। और इसी प्रकार से B प्लेट के कारण कितना हो जाएगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो गया। अब देखिए माइनस का आवेश है, तो माइनस का आवेश सिर्फ दिशा को प्रदर्शित करेगा यहाँ पर कि किस तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। पृष्ठ घनत्व तो दोनों का इक्वल ही है, समान है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इस प्लेट के कारण निकाली हमने EA, तो डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। और जो इसके कारण होगी तीव्रता वो क्या होगा? यहाँ पर प्लस आवेश अगर विचार करिए तो किस तरफ लगेगा बल? माइनस प्लेट की तरफ। तो EB का मान भी इसी तरफ होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो इसका मतलब बिंदु P पर जो P1 पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी कितनी हो जाएगी? P1 पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कितनी होगी? दोनों एक ही दिशा में है, तो परिणामी तीव्रता का जो मान होगा वो दोनों जुड़ जाएंगे E1 प्लस E2। दोनों दिशाएं सेम है, सदिश राशियां हैं, दिशा का ध्यान रखते हुए जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जब दोनों प्लेटें विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित की गई। और अगर हम कहें कि बिंदु जरा P1 P2 पर निकालो, P2 और P3 पर, तो P1 P2 पर देखिए इस प्लेट के कारण अगर तीव्रता निकालेंगे तो बाहर की तरफ होगी EA, और इसके कारण निकालेंगे माइनस प्लेट की तरफ क्या होगा? आकर्षण लगेगा, तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी B प्लेट के कारण। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आएगी, इसके कारण जो लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा, बाहर की तरफ होगा EA, और इसके कारण लगेगा आकर्षण बल, तो अंदर तरफ होगी डायरेक्शन EB। तो देखिए दोनों बिंदु P2 और P3 पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसी विपरीत हैं, लेकिन दोनों के परिमाण क्या है? इक्वल हैं, तो तीव्रता क्या होगी? दोनों घट जाएंगी, और चूंकि इक्वल हैं तो घट करके 0 हो जाएगा मान। तो P2 व P3 पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर E1 माइनस E2, माइनस लगा दीजिए E1 माइनस E2। तो E1 E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा? G। तो इस प्रकार से हम दिशा का ध्यान रखते हुए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला निकल करके आया है इसकी जरूरत है जब हम समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे तो जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमको इसको याद रखना है कि दो अगर विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित प्लेटें हैं तो इसके बीच कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, तो उसको याद रखेंगे। उसका मान होता है E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और बाहर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो 0 होती है। यही अगर दोनों धनावेशित अगर प्लेटें होती
तो हम दोनों धनावेशित होते तो क्या होता है, इसके अंदर इस तरफ डायरेक्शन होती है कि एक इस तरफ होती, तो क्या हो जाता है 0। यहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में होती, इसके कारण भी इस तरफ और इसके कारण भी इस तरफ, ठीक है ना, या बाहर की तरफ होती। प्लस अगर आप प्लेट दोनों प्लस की हैं तो क्या होगी, दोनों बाहर की तरफ होंगी, यहाँ पर दोनों बाहर तरफ होती तो दोनों भी जुड़ जाते। तो इस प्रकार से हम जैसी प्लेट होगी उसके आधार पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लें और आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और शेष अगली क्लास में।